हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने गुड ग्रेड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए मैराथन स्टार्ट की है। तो डेली हम आप लोगों को हर यूनिट की, जैसे कि आपको पता है कि कॉमर्स में जो कॉमर्स आपका जो सब्जेक्ट है जिसका कोड आपका 008 है, उसमें आपकी 10 यूनिट हैं। तो हम आपको सेकंड यूनिट करा रहे हैं। इस समय हमारी सेकंड यूनिट चल रही है और आई होप आपको इससे पहला वीडियो आपने देखा होगा और उसमें जो हमने आपको बताया वो आपको समझ में आया हो। तो कल के प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्या-क्या बताया था, उसका हम थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। फिर आज हम क्या बताएँगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो सेकंड यूनिट है वो एक वाइडर यूनिट है। अपने आप में कॉमर्स का जो सिलेबस है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन जो सेकंड यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, तो इसमें एक तो अकाउंटिंग हो गई और ऑडिटिंग, तो दो दो सब्जेक्ट हो गए इसमें। ठीक है? तो अकाउंटिंग में आपको 11th का बिल्कुल बेसिक से, मेरी बात थोड़ा ध्यान रखना आप, वो कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आप ये ना सोचें कि 11th का आएगा, नहीं। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, अजम्पशंस हैं, है ना, प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, वो सब 11th क्लास में सबसे बेस्ट तरीके से दिए हुए हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने एक आध 1 या 2 बार एग्ज़ाम दिया हो, तो आपको पता होगा कि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। हम आपको हाइलाइट करते हुए चलेंगे कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बन जा रहे हैं, ठीक ना, एग्ज़ाम में। देखिए, वो बहुत वाइडर तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत बहुत ही इन डेप्थ में जाके ऊपर-ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। मैं आपको हाइलाइट करता रहूँगा कि कहाँ-कहाँ से अब तक क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, ठीक है? इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा और हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट तरीके से ये अपना जो गुड ग्रेड चैनल है, इस पर आप लोगों को यूजीसी नेट से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिलती रहेंगी। साथ में आपका कॉमर्स और फर्स्ट पेपर, अभी हम पहले कॉमर्स का कराएँगे, ठीक है ना? और उसके बाद में हम आपको फर्स्ट पेपर की भी तैयारी कराएँगे। तो आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर कोई आपको अपनी बात रखनी है, अपनी बात कुछ कहनी है, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, राइट? मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहा हूँ। अगर कोई कमी है तो आप उसको ज़रूर हमारे साथ में शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप बताएँगे तब उसमें इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं, ठीक है ना? तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है? और इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट तरीके से जो भी कंटेंट है बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाए, राइट? और ये जो वीडियो है, ये उन स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा जो पीएचडी की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और वो कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर आप एलयू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर 35 क्वेश्चन तो आएँगे आपके रिसर्च मेथोलॉजी से और 35 क्वेश्चन्स आएँगे आपके कॉमर्स से। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका भी वेटेज काफ़ी होगा और ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए जाएँगे। कॉमर्स के भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखोगे, ठीक है? तो ये यूजीसी नेट वालों के लिए और जो पीएचडी में स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। तो कल हमने जो बात की थी कि हम अकाउंटिंग की नीड्स हमको क्यों हुई, तो आपको पता है कि ह्यूमन की जो मेमोरी है, वो लिमिटेड होती है।
यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने आपने 4 दिन पहले मॉर्निंग में कौन सी सब्जी से खाना खाया था, तो शायद आप एकदम से नहीं बता पाएँगे, है ना? क्योंकि हम जो डे टू डे लाइफ में हमारे में एक्टिविटी होती हैं, जो सामान्य एक्टिविटी होती हैं, उनको हम भूल जाते हैं। लेकिन कोई घटना है और वो अब से 10 साल पहले या 15 साल पुरानी भी है और वो घटना बहुत बड़ी थी आपके लिए, तो वो उसका आज भी आपके सामने इमेज क्रिएट हो जाता होगा, ठीक है ना? यानी कि कोई घटना 10 साल पहले हुई है और वो भी आज आपको याद है। लेकिन 4 दिन पहले आपने मॉर्निंग में कौन-सी सब्ज़ी से खाना खाया था, ये आपको नहीं पता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं, इम्पोर्टेंट जो इवेंट होते हैं, उनको तो हमारी मेमोरी ऑब्ज़र्व करके रखती है, लेकिन जो डे टू डे लाइफ़ में हमारे में होता है, उसको हम भूल जाते हैं। तो आपको पता है बिज़नेस में तो डे टू डे लाइफ़ में कुछ न कुछ इवेंट होते रहते हैं, है ना? और वो जब इवेंट होते हैं तो वो उनमें मॉनेटरी भी इवेंट होते हैं और मॉनेटरी इवेंट अगर होते हैं और हम उनको रिकॉर्ड ना करें तो हम भूल सकते हैं और भूल करके हमको रेवेन्यू लॉस हो सकता है। इसलिए अकाउंटिंग अकाउंटिंग की नीड्स हुई, राइट? तो ये चीज़ हमने कल आपको बताई थी। आज हम बात कर और लास्ट हमारा पॉइंट रहा था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और फिर हमने आपको बताया था अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब है साइकिल के बारे में मैंने कल आपको बताया था साइकिल का वो होता है कि कोई चीज़ कहीं से चली है फिर वहीं आके, है ना? वहीं आके समाहित हो जाती है, उसको हम साइकिल कहते हैं। तो इस तरह से कल हमने एक पूरा साइकिल आपको अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप ज़रूर प्लीज़ देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए सिलेबस बड़ा है, हम डिस्कशन आज काफ़ी 2 या ढाई घंटे की जितना भी वीडियो बने हम कोशिश करेंगे ठीक है ना? तो उसको करने की, राइट? आज हम बात करते हैं थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स की। तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या उद्देश्य होते हैं अकाउंटिंग के? उसके ऊपर हम थोड़ा-सा आपको बताएँगे, ठीक है ना? तो पहला देखिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट तरीके से कंटेंट दिया जाए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके, ठीक है? यूजीसी नेट, जेआरएफ, राइट? और सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स, राइट? कॉमर्स और कोड है इसका 008 और यूनिट हमारी रहेगी, यूनिट जो रहेगी हमारी, यूनिट यूनिट रहेगी हमारी सेकंड। यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। क्लियर? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट का नाम रहेगा और आज हमारा जो पहला पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आप उन ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करोगे। ये जो अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शंस, आप उन ट्रांजैक्शन उन लेन-देनों की अकाउंटिंग करेंगे जिनको आप मेजर कर सकते हैं मनी में। तो इसके बारे में देखिए इसका पहला ऑब्जेक्ट क्या है? अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य, मेन उद्देश्य किसी व्यवसाय की एक निश्चित लेखा अवधि से संबंधित मॉनेटरी, ध्यान रखना, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या व्यवहारों का क्रमबद्ध रूप एक सिस्टमैटिक तरीके से आवश्यक पुस्तकों में लेखा करना है।
राइट, जिससे भूल एवं छल कपटों की संभावना कम हो जाती है। अगर आपने अकाउंटिंग कर लिया है तो फिर उससे भूल होने में और जो छल कपट होते हैं उनमें उनकी संभावना कम हो जाती है। मैंने ये नहीं कहा है कि बिल्कुल समाप्त हो जाती है, लेकिन वो कम हो जाती है। तो पहला ऑब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन, राइट। अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन यानी कि हमारा पहला ऑब्जेक्ट होता है कि बिजनेस के अंदर जो भी मॉनेटरी टर्म के जो ट्रांजैक्शन हुए, हम उनकी उन लेन देनों की अकाउंटिंग करेंगे। दूसरा है टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस। टू डिटरमाइन टू टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्ट है ये निश्चित करना कि जब कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में कोई इवेंट हुआ, उसकी हमने रिकॉर्डिंग की और रिकॉर्डिंग करने के बाद में ये देखना कि उन ट्रांजैक्शन से, उन लेन देनों से, है ना, जो डे टू डे लाइफ में होते हैं, बिजनेस की लाइफ में होते हैं, उनसे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस चीज को निकाल के लाना किसका ऑब्जेक्टिव है? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। आई हो आपको समझ में आया होगा। दूसरा है टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। पॉइंट याद रखना, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, ये ज्ञात करना, है ना। किससे? अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्ट होता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि कितनी उसके पास में एसेट्स है, कितनी उसकी लायबिलिटीज है, किसको कितना पे करना है, कितना किससे लेना है, ये सब कैसे संभव है, ये सब ज्ञात करना कैसे संभव है, ये सब अकाउंटिंग से। तो देखिए आपको ना, आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप नहीं बता रहे हैं। देखिए आपको सफल करके दे देगा वो, है ना, और कह देगा कि ये बता दो, 4-5 स्टेटमेंट दे देगा और नीचे दे देगा कि बताओ इनमें से कौन-कौन सी अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनमें 1-2 डाल देगा जो ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे और फिर आपसे कह देगा कि एबीसी में इसमें अब लगाओ, टिक करो, ठीक है ना, टिक करिए। तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन, आप इसको अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं, ऑफ accounting of transactions, right, determine to profit and loss account, to know financial position। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक डिसीजन। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो सूचना है उसको उनको प्रोवाइड करना फॉर इकोनॉमिक डिसीजन, जिससे कि हम फॉर इकोनॉमिक डिसीजन, जिससे कि हम जो है इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें, यानी कि आर्थिक निर्णय हम ले सकें। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है हमको? ये मिलती है हमको अकाउंटिंग से। आपको आर्थिक निर्णय लेने हैं तो उसकी सूचना कहाँ से मिलेगी? भाई उससे सूचना मिलेगी, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक डिसीजन आपको लेने हैं, उसकी सूचना मिलेगी कहाँ से? उसकी सूचना मिलेगी उन लेन-देनों से, उन ट्रांज़ैक्शन से जो मॉनेटरी टर्म में होते हैं, और मॉनेटरी टर्म में जो ट्रांज़ैक्शन होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं? अकाउंटिंग में करते हैं। तो हमको जो है ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी कहाँ से? अकाउंटिंग से। किसके लिए? इकोनॉमिक डिसीजन करने के लिए। नेक्स्ट है लास्ट, असेसमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम। असेसमेंट यानी कि निर्धारण करेंगे हम। असेसमेंट, असेसमेंट किसका? हमको असेसमेंट करना है टैक्स का, ठीक है ना। तो
असेसमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम, हमको टैक्स का असेसमेंट टैक्स का असेसमेंट करना है, तो हमें पता होना चाहिए टैक्सेबल इनकम क्या है, इनकम क्या है हमारी, यानी कि वो इनकम जिस पर टैक्स लगना है वो कितनी है हमारी। अब वो कैसे पता चलेगी? अकाउंटिंग से। जब आप अकाउंटिंग करोगे, एक पूरा प्रोसीजर अपनाओगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरी इनकम एक पर्टिकुलर ईयर में या पर्टिकुलर पीरियड में इतनी हुई है। जब आपके पास में इनकम पता चल जाएगा तो आप उस पर टैक्स आराम से लगा सकते हैं, है ना, लगा करके गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग के कितने प्रकार हैं उसकी हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए, आपको तैयारी बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन के साथ में करनी पड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखना। हम कोशिश करेंगे, हम आपको 10 की 10 यूनिट का बहुत ही डिटेल में लाएंगे, ठीक है ना, कंटेंट बहुत डिटेल में लेके आएंगे। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमने सिलेबस कर लिया है। सिलेबस करने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है और चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको करना पड़ेगा, तब आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रॉस कर सकते हैं, राइट। तो आप इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको मेहनत के साथ साथ आपको पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, राइट। तो हम अकाउंटिंग के प्रकार की बात करेंगे, क्लियर। तो अकाउंटिंग के प्रकार की अगर हम बात करें, तो अकाउंटिंग के प्रकार जो है हमारे पास वो कौन कौन से हैं। देखो, एक तो होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हाँ जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नाम हमने सुना है, ठीक है। एक होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी हमने नाम सुना है। एक होता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होता है, ठीक है, वो भी हमने देख रखा है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने बीकॉम में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रकार की, ठीक है। और एक होता है आपका टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस है, हाँ जी, अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस है। तो फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, राइट। इन्वायरमेंट अकाउंटिंग भी होता है, और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो देखिए, ये अकाउंटिंग हमने आपके साथ में डिस्कशन की है प्रकार इसके। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यानी कि जो बिजनेस में डे टू डे लाइफ में, बिजनेस की डे टू डे लाइफ में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग
करने के लिए जो हम अकाउंटिंग यूज करते हैं उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कहते हैं, राइट। कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर कोई बिजनेस है और बिजनेस का काम क्या है, कन्वर्जन करना। कन्वर्जन का मतलब समझ रहे हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना। दो बात ध्यान रखेंगे, एक तो प्रोडक्शन और एक मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि जब जब किसी चीज का हम कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ मशीन करते हैं उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और जब कन्वर्जन होता है नेचुरली, जैसे हमने कोई क्या करा, हमने जो है हमने सीड डाला, यानी कि गेहूं का एक दाना डाला, फिर उसमें मतलब नेचुरली उसमें उसमें नेचुरली तरीके से एक टाइम पीरियड होता है, उसमें नेचुरल तरीके से फिर वो उस एक एक सीड से क्या होगा, व्हीट के पौधे उगे, एक से कई सारे निकले और फिर उसकी बालियां निकली और उसमें एक दाने से, एक सीड से बहुत सारे नंबर ऑफ सीड बने। तो वो कन्वर्जन हुआ है, किसके कारण से हुआ है, वो हुआ है बाय नेचर। तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन, राइट। प्रोडक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में आप अंतर आपने समझा कि जब कन्वर्जन हो रहा हो, जब कन्वर्जन हो रहा हो विद द हेल्प ऑफ नेचर तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन, और जब कन्वर्जन हो रहा हो जब कन्वर्जन हो रहा हो विद द हेल्प ऑफ मशीन उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन ह्यूमन के माध्यम से हो रहा हो। जैसे कि आपने देखा होगा ना, आपने बिस्कुट देखे होंगे, है ना, पार्ले बिस्कुट देखे हैं, आपने चिप्स देखे हैं, तो उसके पाउच पे क्या लिखा होता है, मैन्युफैक्चरर बाय, मैन्युफैक्चरर बाय कंपनी का नाम जो भी बना रही है। लेकिन जैसे मान लो फार्मर है, अब वो फार्मर क्या करता है, फार्मर जो है ना किसानी यानी कि एग्रीकल्चर करता है, कृषि करता है, और उसमें क्या करता है वो, उसमें वो प्रोडक्शन का काम करता है। तो किसान के लिए कभी मैन्युफैक्चर नहीं बोलते ना, प्रोडक्शन बोलते हैं। क्यों किसान ही प्रोडक्शन करता है, क्योंकि वो हेल्प के किसकी हेल्प से करता है, वो नेचर यानी कि प्रकृति की हेल्प से करता है, ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है मैं इसके बारे में बता दूं। किसी वस्तु को जब हमने कन्वर्जन का काम किया तो उसको रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करने में, यानी फिनिश गुड्स तक जो हमने टोटल खर्चा किया है, टोटल जो एक्सपेंस किया है, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए और पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, है ना, जो हम अकाउंटिंग यूज करते हैं उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई वस्तु, कोई भी फिनिश गुड्स है, कोई भी फिनिश गुड्स है, उस फिनिश गुड्स को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक पहुंचाने में जो भी हमने खर्चे कर दिए, उन सारे खर्चों के सम को, टोटल को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसकी हेल्प से हम किसी वस्तु को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक लाने में जितना टोटल खर्चा कर देते हैं, तो उस टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जिस अकाउंटिंग का हम प्रयोग करते हैं उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। और साथ ही साथ हम पर यूनिट कॉस्ट भी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है कि बिजनेस में टॉप लेवल पर डिसीजन लेने के लिए जो हम अकाउंटिंग यूज करते हैं, बिजनेस पर टॉप लेवल पर डिसीजन लेने के लिए जो हम अकाउंटिंग यूज करते हैं उसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक नया अभी कॉन्सेप्ट है, जल्दी में आया है ये, है ना, जल्दी में, इतना जल्दी भी नहीं है, 1950 के बाद में आया है, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ टर्म और कॉस्ट अकाउंटिंग की कुछ टर्मों को मिक्स करके एक नई अकाउंटिंग बनाई गई जिसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं, जो कि मैनेजर्स को टॉप लेवल पर डिसीजन मेकिंग करने में हेल्पफुल होता है, राइट। टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, है ना, फाइनेंशियल पोजीशन, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, ये चीज हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है कि देखिए, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पर जो प्रॉफिट या फाइनेंशियल पोजीशन निकल के आती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। लेकिन गवर्नमेंट जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉफिट आया है उसको प्रॉफिट गवर्नमेंट जो है टैक्स के लिए नहीं मानती है, यानी कि उस प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगता है। यानी कि बिजनेस बिजनेस जब आप कर रहे होते हैं तो आप जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट निकल के आता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं
और यहाँ पर हमारी बिजनेस के जो कुछ अलग प्रिंसिपल और अजप्शंस होती हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस के प्रिंसिपल और अजप्शंस के बेस पर हम बनाते हैं, है ना, उनको ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसके प्रोविजंस को ध्यान में रख के किया जाता है। इसलिए टैक्स को डिटरमाइन करने के लिए, है ना, टैक्स को निर्धारित करने के लिए जो अकाउंटिंग हम यूज करते हैं उसको हम टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, देखो ह्यूमन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, बेहद इंपॉर्टेंट है ना। ह्यूमन भी बिजनेस के लिए एक एसेट्स है, हाँ जी, एसेट्स है। तो उसकी अकाउंटिंग करने के लिए जो उसका मतलब उसको भी हमें एक्चुअल में तो हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, है ना, बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज भी एक बिजनेस के लिए एसेट्स होती है और उसके लिए जो हम अकाउंटिंग यूज करते हैं उसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग कहते हैं। अ, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए कुछ मेथड भी हैं, उनका 5-6 मेथड है, उनका हम डिस्कशन बाद में करेंगे। तो ध्यान रखना ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग में जो कुछ मेथड भी हैं अकाउंटिंग में ह्यूमन रिसोर्स को कैलकुलेट करने के मतलब उसकी जो वैल्यू है वैल्यूएशन करने के मेथड है ना। तो वो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये टर्म डाली है, ये ध्यान रखना। इन्वायरमेंट अकाउंटिंग, इन्वायरमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसमें हम इन्वायरमेंट पर होने वाले प्रभावों का इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस का, उसका उनका हम अध्ययन करते हैं, उसको हम इन्वायरमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। राइट, आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। तो ये किया हमने टाइप ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी तक हमने आपको जो भी चीजें कराई हैं, प्रोसेस हमने कराया है ना, बहुत बेसिक से हम आपको लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अब से पहले हमने आपको बुक कीपिंग, तो मैंने ये बता दिया था आपको बुक कीपिंग का काम क्लियर करेगा और अकाउंटिंग का काम अकाउंटेंट करेगा। अकाउंटिंग का काम कंप्लीट होने के बाद में ऑडिट का काम आता है और ऑडिट का काम होने के बाद में जो है आपका इन्वेस्टिगेशंस का काम होता है, ठीक है ना। तो ये हम आपके साथ में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल की। टाइप ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। क्लियर, आइए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहने वाला ये टॉपिक क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अभी जो मैंने आपको बताया वहां से केवल आपका ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग में ह्यूमन रिसोर्सेज को कैलकुलेट करने के जो मेथड है वहां से क्वेश्चन बना है। तो वो पांच पांच हैं, ठीक है ना। एक तो ट्रेडिशनल है मेथड और एक मॉडर्न मेथड है, मतलब ट्रेडिशनल में भी 2-3 है और मॉडर्न में भी 3-4 है ना। तो 5-6 के करीब में वो मेथड्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आप जो है चिंता ना करिएगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं और आप जो है कोशिश कर सकते हैं उन मेथड को आप खुद भी आप कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे, है ना। प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी हैं और जो ट्रेडिशनल भी हैं मॉडर्न भी हैं, ठीक है ना। तो उनके जो प्रोपाउंडर हैं उनके भी नाम वो पूछ लेते हैं। तो देखिए नेट के एग्जाम में आ कुछ भी सकता है, तो आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, राइट, प्रिंसिपल्स की। तो देखिए अकाउंटेंट अकाउंटिंग का काम करते हैं, हाँ जी। और जब उनको कोई कोई प्रॉब्लम आती है ना, भाई आप जब अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, हाँ जी। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वो उसका उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। ये जो टर्म है आपके प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल जो टर्म है, प्रिंसिपल ये जो टर्म है इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। प्रिंसिपल्स हैं कुछ कुछ अजैप्शंस हैं, राइट, कुछ अवधारणाएं हैं, अजैप्शंस हैं और
कुछ आपकी कन्वेंशंस हैं, तो इनको सबको आपको तीनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा ये 3 वर्ड हैं आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। प्रिंसिपल बेसिक चीजें हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। जब कोई अकाउंटेंट होता है और वो जब अकाउंटिंग का काम करता है तो उसको कुछ समस्याएं आएंगी, बिल्कुल। आप कोई भी काम करिएगा, आपको कहीं ना कहीं अगर आप उसको पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से कोई काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है ना। जब वो काम करता है अकाउंटिंग का तो उसको समस्याएं आती हैं, है ना। अब वो जब उन समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढता है, हैं, और उसने जब सॉल्यूशन ढूंढ लिया और उस सॉल्यूशन को अदर जो अकाउंटेंट हैं उन्होंने भी उनको वेरीफाई कर दिया, उन्होंने कह दिया हाँ जो आपने सॉल्यूशन ढूंढा है वो ठीक है, तो वो होते हैं बेटा हमारे प्रिंसिपल। वो क्या होते हैं हमारे? वो होते हैं हमारे प्रिंसिपल। बात समझ में आई आपको? प्रिंसिपल किसको कहेंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटेंट होते हैं, राइट, वो अकाउंटिंग का काम करते हैं, और जब वो अकाउंटिंग का काम कर रहे होते हैं तो उनको उस काम को करते समय कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, और जब उन प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। जब वो सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं और उस सॉल्यूशन को अदर उस उनके जो कलीग्स होते हैं, उनके जो अदर जो अकाउंटेंट होते हैं उनके साथ में उसको जब शेयर करते हैं, है ना, और वो उस सॉल्यूशन को वेरीफाई कर देते हैं, मान लेते हैं हाँ जो आपने सॉल्यूशन ढूंढा है वो ठीक है, तो वो बन जाते हैं प्रिंसिपल, राइट। प्रिंसिपल बन जाते हैं, प्रिंसिपल बन गए, ठीक है। उसके बाद में जो प्रिंसिपल होते हैं उनमें से वो प्रिंसिपल जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, यानी कि कोई भी बिजनेस, जितनी भी संसार के अंदर बिजनेस है वो उन प्रिंसिपल को फॉलो करते ही करती हैं, तो उनको कहते हैं अजेप्शंस, ठीक है ना। और वो 3 ही हैं हमारी, 3 ही अजेप्शंस हैं हमारी, ध्यान रखना, ठीक है ना। 3 फंडामेंटल बोलते हैं अजेप्शन। वो कौन कौन सी है? वो है आपकी पहली गोइंग ऑन कॉन्सेप्ट अजेप्शन, एक है आपकी मनी सेपरेट एंटिटी कौन अजेप्शन, सेपरेट एंटिटी अजेप्शन, ठीक है। तो ये जो अजेप्शंस हैं आप